नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आज हमसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने कवि, लेखक, साहित्यकार, अनुवादक और यायावर डॉक्टर सुधीर सक्सेना। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो गोरखपुर में हैं और भोपाल से आए हुए हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। सुधीर जी, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं गोरखपुर में आपका। आप गोरखपुर में आए और ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आप हमसे संवाद कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडियो में बैठ करके। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ और आपसे हमारा जो संबंध है साहित्य से संबंधित या पत्रकारिता से संबंधित, कि आप पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, यायावर हैं, लेकिन मूलतः आप क्या हैं? देखिए संजय जी, बहुत दिलचस्प सवाल किया आपने। मैं मूलतः अपने को कवि मानता हूँ और मेरे सरोकार शब्दों के जरिए जिन तमाम चीज़ों, विषयों, संकायों से जुड़ सकते हैं, मैंने कोशिश की कि मैं उसमें करूँ। लेकिन मूलतः मैं कवि हूँ। कविता मैंने लिखना पहले शुरू किया, पत्रकारिता मैंने बाद में अपनाई। लेकिन शब्दों के जरिए अगर अनुवाद, अगर कविता कर्म, अगर इतिहास लेखन, अगर यात्रा वृत्तांत या अन्य विषयों पर मैं अपने को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, समाज से संवाद कर सकता हूँ, या वह कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ जो मेरी दृष्टि में मायने रखता है, उन सारी चीज़ों को मैंने एक एक करके अपनाया। पत्रकारिता के लिहाज से भी मैं लगभग 4.5 दशक पूरे कर चुका हूँ। मुझे जहाँ तक याद आता है 1975 से आप पत्रकार हैं। जी जी। और माया पत्रिका हुआ करती थी दौर में, जब गांव-गांव में, घर-घर में पढ़ी जाती थी। एक अनिवार्य पुस्तक थी वो, राजनीति में रुचि रखने वालों, राजनीति में, समाज में रुचि रखने वाले लोगों की एक बहुत ही जरूरी पत्रिका थी। और मुझे याद है कि अपने गाँव में छप्पर में, खप्पर के घरों में, उसमें अगर 2-3 पत्रिकाएं मिलती थी तो उसमें माया जरूर होती थी। तो आप माया के ब्यूरो चीफ थे, स्टेट हेड थे आप मध्य प्रदेश के। तो वह एक दौर था। मैं पत्रकारिता से बात शुरू करता हूं क्योंकि आपने एक लंबा सफर तय किया है, आप संपादक भी हैं। दुनिया इन दिनों पत्रिका के आप लंबे समय से संपादक हैं और अभी भी हैं। तो एक वो दौर था जब पत्रिकाएं पढ़ी जाती थी, लोग सरोकार रखते थे प्रिंट मीडिया से। देखिए क्या अंतर आया हुआ है आज? सन 70 और 80 का दशक मुद्रित साहित्य के लिए और पत्रिकाओं के लिए स्वर्ण युग था। आप याद करें कि धर्मयोग, हिंदुस्तान, दिनमान, माया, सारिका, माधुरी, तमाम पत्रिकाएं में थी। रविवार बाद में आया, इंडिया टुडे बाद में आया, आउटलुक बाद में आया। लेकिन सन 70 और 80 के दशक को याद करें, और राजनीतिक पत्रिकाएं देश में बहुत सारी निकली हैं, अच्छी बुरी। लेकिन माया की खूबी ये थी कि वो जमीन से जुड़ी हुई पत्रिका थी और उसका मुहावरा जो था ठेठ हिंदी का मुहावरा था, और वो अनुदित रिपोर्टरों की मैगजीन कतई नहीं थी। और जिस तरह से वो जमीनी राजनीति को विश्लेषित और रेखांकित करती थी, तो वो सर्वप्रिय पत्रिका थी। और आप ताज्जुब करेंगे कि सन 80 के दशक के शुरू में माया की मुद्रित प्रसार संख्या, मुद्रित अंकों की संख्या 3 लाख के आसपास थी। और उत्तर भारत की हिंदी बेल्ट या काउ बेल्ट या हिंदी पट्टी कहें तो उसमें एक अनिवार्य पुस्तक के तौर पे, पुस्तिका के तौर पे, पत्रिका के तौर पे वो उभरी। बाद में किन्हीं कारणों से, जो नितांत भिन्न और निजी कारण थे, वो पत्रिका बंद हो गई। लेकिन माया ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस देश की राजनीति की नब्ज को समझ सकूं, और हिंदी मानस को बूझने में भी उससे मुझे मदद मिली। और 80 के दौर में ही मैंने तमाम लेखन किया, जिसमें पत्रकारी लेखन भी है, कविता कर्म भी है, अनुवाद भी है। मैंने सबल्टर्न स्टडीज़ पे बहुत काम किया, और बस्तर में आदिवासियों की जो शिरकत रही आज़ादी की लड़ाई में, उस पर मेरा शोध है, जिसको भारतीय ज्ञानपीठ ने छापा। तो मैंने विविध विषयों पे शब्दों के जरिए पड़ताल करने की, उन्हें व्यक्त करने की कोशिश की। मैं देख रहा था आपका प्रोफाइल इतना लंबा चौड़ा है, और किसी भी प्रस्तोता के लिए या एंकर के लिए बहुत मुश्किल भरी बात हो जाती है। या अगर किसी का प्रोफाइल बहुत लंबा है तो बिना देखे आप उसके प्रोफाइल के बारे में नहीं बता सकते। और मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत सारी बातें हैं आपके प्रोफाइल में, जिसमें मैं कुछ किताबें आपकी हैं, कविता संकलन है, उसको मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत दिनों के बाद कविता संकलन आपका है। समरकंद में बाबर,
काल को भी नहीं पता, रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, आपकी प्रेम कविता है, मैंने पढ़ी है। जी जी। संग्रह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और किरच किरच यकीन, ईश्वर हाँ नहीं तो कुछ भी नहीं अंतिम। आपने इतना कुछ कैसे रच लिया? आप पत्रकारिता करने के साथ साथ, आप संपादन करने के साथ साथ इतना आपने जो रचा है, इतनी किताबें लिखी, इतने अनुवाद किए हैं। मौलिक लेखन और पत्रकारी लेखन में भेद नहीं है। एक तात्कालिक लेखन होता है, एक कालजयी या स्थायी लेखन होता है। तो पत्रकारिता के बारे में कहा भी जाता है कि ये इंस्टेंट लेखन है, तात्कालिक तुरंत फुरत वाला लेखन है, और उसी को आप अगर कलात्मक तरीके से और श्रम के साथ में, परिष्कार के साथ में व्यक्त करते हो तो वही साहित्य का रूप ले लेता है। और बहुत बेहतर पत्रकारी लेखन भी बहुत सारे पत्रकारों ने किया है। जो हमारे दस्तावेज हैं, इतिहास के दस्तावेज के लिहाज से पत्रकारी लेखन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि शब्द दोनों की इकाई, शब्द दोनों के आधार हैं। आप अनुवाद जब करते हैं तो आप अनुवाद के बारे में क्या कहेंगे? दो कलमों का युगल गान है, युगल गान, परकाया प्रवेश की तरह से होता है। जी। अनुवाद ऐसा नहीं है कि आपने एक भाषा जानते हैं तो आप दूसरी भाषा जानते हैं तो उसको कर देंगे। नहीं, देखिए उस कविता के मर्म को समझना, उसकी आत्मा को समझ। और अब जैसे कहा जाता है बीटिंग द बुश, अगर कोई खरगोश झाड़ी में घुस गया, उसको बाहर निकालना है तो आपको इसको इस तरह से पीटना पड़ेगा कि वो बाहर निकल आए और आहत ना हो, उसको चोट ना लगे, वो मृत ना हो। उसकी एक मूल भाषा, संवेदना सामने संवेदना को पकड़ के अपनी भाषा के पाठकों में उनके मुहावरे के साथ में। और कविता तो भाषा का सबसे संक्षिप्त, सबसे कलात्मक और सबसे खूबसूरत रूप है। और यही शब्द और भाषा ही है जो अंत में मंत्र का रूप ले लेते हैं। संस्कृत वैदिक साहित्य के मंत्र क्या है? कविता ही तो है। वाल्मीकि का पहला श्लोक क्या है? कविता ही तो है। बिल्कुल, जहाँ अनुवाद की आपने बात की कि उसमें आत्मा का प्रवेश जरूरी है, कि सिर्फ शब्दों का फेरबदल नहीं है। नहीं, वो भाषांतर है। हमने जैसे गोदान है, मुंशी प्रेमचंद का गोदान है, गोदान का ट्रांसलेशन इंग्लिश में अगर कोई अंग्रेज करेगा, जब तक वो भारतीय संस्कृति और सनातन संदर्भ को नहीं समझेगा कि साहब गोदान है क्या, इसकी मार्मिकता क्या है, इसका संस्कार क्या है, तब तक वो वास्तविक अनुवाद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा सुधीर जी आपने। और हमारे साथ मुश्किल ये है कि आप एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं और कवि भी हैं, तो वो दोनों को साध करके चलना, बात करना हमारे लिए, कभी इधर में आ जा रहा हूँ, कभी उधर चला जा रहा हूँ। लेकिन अभी एक कविता में सुनूंगा आपकी, आवाज ही बनाए रखिए। आप ने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं। देखिए मैंने विज्ञान संदर्भों पे लिखने वाले, मुझे लगता है कि आप इकलौते कवि हैं। और आपको तो मैं अग्निसंभव कवि मानता हूँ, अग्निसंभव कवि हैं आप। मैं मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ, इतना वर्सटाइल है आपका काव्य, आपकी कविताएं। जैसे कि आपने विज्ञान संदर्भों पर एक आपका संकलन भी कल ही मैंने पढ़ा, आपने मुझे सलाम लुई पाश्चर जी, ये अद्भुत है। आप अगर कोई इसकी कविता हो तो आप हमें, हमारे दर्शकों को सुनाइए। देखिए कविताएं तो बहुत सारी, लेकिन मैं अभी आपको एक कविता जो सुनाना चाहूँगा, वो एक विडंबना भी है, विडंबना भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको एक विज्ञान संदर्भ की कविताएं। आर्किमिडीज के बारे में हम सब वाकिफ हैं, और उसका जो प्रसंग आता है कि एथेंस की सड़कों पर जब वो नंगा दौड़ा और जब उसको पानी के हौज में कूदने के बाद, तो यूरेका, हम सब सारे तमाम लोग जानते हैं यूरेका का अर्थ क्या। तो कहता है, अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहाँ होता एथेंस की सड़कों पर यूरेका यूरेका का शोर। लोग सचमुच भूल गए होते आर्किमिडीज को, फक्र करो हर आर्किमिडीज पर जिसने खोजा और पा लिया। फक्र करो हर आर्किमिडीज पर जिसने खोजा और पा लिया, नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को। क्या बात। नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को, और तरस खाओ उस पर जो बंद कमरे में या सड़क पर कभी नहीं चिल्लाया यूरेका यूरेका यूरेका। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये विज्ञान संदर्भों की कविताएं, 50-60 कविताएं, उनका संकलन हाल में आया है, जिसका शीर्षक है लुई पाश्चर। उसमें वैज्ञानिकों के बारे में, वैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में, वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बहुत, और मुझे संतुष्टि है कि मैंने एक अलग तरह का अलहदा काम हिंदी में संभव किया। इसी से मुतल्लिक मेरा एक सवाल है हमारे दर्शकों के लिए सुधीर जी, कि साहित्य तो बहुत लिखा जा रहा है और कविताएं बहुत लिखी जा रही हैं,
लेकिन जिस तरीके से पत्रिकाएं अखबार नहीं पढ़े जा रहे हैं, उसी तरह से साहित्यिक पत्रिकाएं भी नहीं पढ़ी जा रही हैं और पाठकों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। तो हमारे समाज में जो एक ये पतन आया है साहित्य और संस्कृत को लेकर के, लोगों में जो दुराव पैदा हुआ है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये न्यू मीडिया की वजह से है, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर की वजह से है? उसमें एक टेक्नोलॉजी का हाथ है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को व्यापक भी बनाया है। लेकिन हमारे इसके पीछे कई, और ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग साहित्य को नहीं पढ़ रहे हैं, किताबें दिन ब दिन दूर होती जा रही हैं उनसे। और लेकिन उसके पीछे हम लिखने वाले भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार या दोषी हैं। एक तो बहुत किताबें बड़ी महंगी और बजट से दूर होती जा रही हैं। दूसरे, जिस तरह से हमारा कवि बंद कमरों में सिमट कर रह गया है, और उसका जिस तरह से लगातार एक संवाद समाज से या एक इंटरैक्शन समाज से होना चाहिए था, और उसके सरोकार जिस तरह से सीमित हो गए हैं, और दूसरा एक संकट संप्रेषणीयता का भी है